हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट सीए साहिल मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है ऑडिट एंड एश्योरेंस। क्या है सर? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो सीरीज चल रही है उसका कॉन्सेप्ट नंबर 4 दैट इज इंडिपेंडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंस है क्या, क्यों एक ऑडिटर को सर इंडिपेंडेंट रहने की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइप्स का आपका इंडिपेंडेंस होता है, कितने टाइप्स का होता है सर, और क्या क्या इसके अंदर सर थ्रेट्स होते हैं, क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं ऑडिटर को, वो सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट 4 की ये वीडियो। सर मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा डिस्कशन करूंगा, प्यारा सा, और आपको पूरा समझ में आएगा कि सर ये इंडिपेंडेंस है क्या, कि क्यों हमें ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है, इंडिपेंडेंस का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको आज समझेगा। अभी हम लोग ये जो कंटेंट दिया हुआ है, ये जो आप अभी स्क्रीन पे जो स्लाइड देख रहे हो, ये आपके चैप्टर 1 का कंटेंट है। चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट जो है उसका जो कंटेंट है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर यहां से, कहां से? टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंस से। आप अब ये समझो कि सर 2 टाइप का इंडिपेंडेंस होता है। कितने टाइप का सर? इंडिपेंडेंस को सर मेजर करने के लिए सर हम 2 पैरामीटर्स यूज करते हैं। 2 पैरामीटर्स हैं सर इंडिपेंडेंस के। देयर आर 2 पैरामीटर्स टू इंडिपेंडेंस। नंबर 1 सर जो है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, कि माइंड से आप इंडिपेंडेंट है या नहीं है। माइंड से इंडिपेंडेंस, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। और एक सर इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, कि थर्ड पर्सन जो सामने वाली पार्टी है, क्या उसको हम लोग इंडिपेंडेंट लग रहे हैं या नहीं लग रहे, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। क्या है सर? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस ऑफ माइंड एंड इन अपीयरेंस। तो सर ये प्रेपोजिशन जो ऑफ एंड इन है वो ऐसे ही आपको यूज करना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते इंडिपेंडेंस टू माइंड, इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस, नहीं। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, माइंड से इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, जो एक ऑडिटर है वो अपीयरेंस से भी इंडिपेंडेंट है, सामने वाले को, थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है। ये दोनों कंडीशन, ये दोनों पैरामीटर फुलफिल होने चाहिए साथ में। ऐसा नहीं है कि आप माइंड से इंडिपेंडेंट है, अपीयरेंस से नहीं है, अपीयरेंस से इंडिपेंडेंट है, माइंड से नहीं सर। ट्विन कंडीशन है, दोनों को आपको फॉलो करना है। जब ये दोनों आप कंप्लाई करोगे तभी आप बोलोगे कि एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। ठीक है सर। तो सर ये मैंने आपको बस ये बताया, आप यहां पे लिख सकते हो एंड, कि दोनों ट्विन कंडीशन है। अब सर आप थोड़ा सा ये बताओ, एग्जांपल्स दो हमें। अभी हमें बस ये समझा कि हाँ माइंड से इंडिपेंडेंट मतलब क्या उसका, अपीयरेंस से इंडिपेंडेंट उसका मतलब क्या। आइए डिस्कस करते हैं। सर एक 2 भाई हैं सर, ठीक है, माइंड से और अपीयरेंस से सर 2 भाई हैं, ठीक है। आपके ये दोनों का रिलेशनशिप क्या है सर? ये ब्रदर्स हैं। क्या है सर? ये ब्रदर्स हैं आपके। ठीक है सर, इनका रिलेशनशिप क्या है? दोनों भाई हैं सर। एक भाई क्या करता है सर? एक भाई सर बिजनेस करता है, और एक भाई क्या है सर? एक भाई सीए है इन प्रैक्टिस। ठीक है, आप बोल दो ये मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर वाई हैं। ठीक है, तो सर ये जो मिस्टर एक्स है ना, जो मिस्टर एक्स है, ये गए अपने, ये मान लो छोटा भाई है मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स क्या है? बड़े भैया हैं। बड़े भैया छोटे भैया के पास गए और बोले हे छोटे भाई, तूने सीए कर लिया है, तूने अपना ऑफिस भी ओपन कर लिया है, तो एक काम कर, आजा और मेरा ऑडिट कर दे। क्या कर दे? मेरे बिजनेस का ऑडिट कर दे, क्योंकि तेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट सीओपी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, तो तू ऑडिट कर सकता है, तो ऑडिट कर दे। तो मिस्टर वाई, छोटे भैया बोलते हैं ठीक है भैया, मैं आता हूं, मैं आपको ऑडिट कर देता हूं। एक चीज बताओ, क्या ये अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स का ऑडिट करेगा, ये दोनों भाई है, रिलेशनशिप क्या है? भाई की, तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा क्या कभी? नहीं सर, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है? यहां पे दोनों भाई हैं सर, तो इंडिपेंडेंस की तो बात कभी आएगी ही नहीं। मतलब यहां पे सर जो इंडिपेंडेंस है ना, वो तो कभी बात आएगी ही नहीं।
इंडिपेंडेंस तो रह ही नहीं सकते। अगर आप अपने भाई का ही कोई काम कर रहे हो तो वहां पे आप इंडिपेंडेंट होकर के कैसे बोलोगे कि जो भाई के जो बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही है या नहीं है, उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, अगर आपको मिला भी है तो क्या आप उसको बता पाओगे क्या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? नहीं सर, नहीं बता पाएंगे। तो इंडिपेंडेंस यहां पे पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब सर इसमें इसी में दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो मिस्टर एक्स हैं और जो मिस्टर वाई हैं, इन दोनों के बीच में आपस में कभी नहीं बनती है, दोनों के बीच में बहुत कट्टर दुश्मनी है, लड़ाई है, दोनों भाई हैं पर दोनों के बीच में लड़ाई बहुत है। तो मिस्टर वाई जब अगर मिस्टर एक्स का ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं, मिस्टर एक्स बोलते हैं भाई क्योंकि लड़ाई है बट काम के टाइम पे तो फैमिली ही साथ होती है ना, अब मिस्टर एक्स को ऑडिट करवाना है, तो मिस्टर एक्स बोलता है मिस्टर वाई को कि तू मेरा ऑडिट कर दे। अब मिस्टर वाई बोलता है हाँ हाँ हम ऑडिट कर देंगे भैया, लेकिन हमें ना माइंड से पूरे इंडिपेंडेंट है, हम एक एक एमएमएस जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें मिलेगा हम ढूंढेंगे, निकालेंगे और रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, हम नहीं छोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो मिस्टर एक्स बोलता है हाँ ठीक है तुम कर लेना, जैसे तुमको ऑडिट करना है तुम कर लो, जो चीज तुम्हें चेक करनी है कर लो। तो मिस्टर वाई यहां पर माइंड से तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि लड़ाई है तो पूरा काम अपना 100% करेगा। लेकिन एक चीज बताओ, ये एक इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको मैं बता दूं अगर आपको नहीं पता, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सर हर जगह सबमिट होती है, आरओसी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जीएसटी वालों के पास, हर डिपार्टमेंट में। तो मान लो कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और वो देखते हैं यार मिस्टर एक्स जो है उसका ऑडिट हुआ है, मिस्टर एक्स का ऑडिट किया किसने है? सर मिस्टर वाई ने ऑडिट किया है। मिस्टर वाई क्या है? ऑडिटर। और इनका रिलेशनशिप क्या है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई का? सर दोनों भाई हैं, भाई हैं, कर्ण अर्जुन है सर दोनों। तो सर क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो थर्ड पार्टी है, ये क्या है सर? ये एक आपकी थर्ड पार्टी है, तो सर क्या इनको देख करके ऐसा लगेगा क्या, लग रहा है क्या कि ये जो काम किया है मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स का, ये इंडिपेंडेंट होकर के किया है? इंडिपेंडेंट किस सेंस में? अपीयरेंस में। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। जब सर बाहर वाली पार्टी देखेगी ना कि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स का ऑडिट किया, उनका रिलेशनशिप भाई का है, तो यही बोलेगा ठीक है मिस्टर वाई ने साइन कर दिया ऑडिट रिपोर्ट को, कोई एमएमएस होगा भी, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा भी तो वो अवॉइड कर दिया होगा क्योंकि भाई है ना। तो कहने का मतलब क्या, सामने वालों की नजरों में, थर्ड पार्टी की नजरों में आप इंडिपेंडेंट नहीं है। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। आप एक और प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल ले लो। अगर आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी है, रिलायंस के जो ओनर हैं, और अगर आप उनका और उनके जो भाई हैं अनिल अंबानी, सबको पता है कि सर उन दोनों की नहीं बनती है, इनके बीच में सर लड़ाई है, WWE चल रहा है इनके बीच में। लेकिन अगर ये कोई भी बिजनेस डील में एंटर करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, कोई भी रिलेशनशिप, कमर्शियल रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो जो बाहर की थर्ड पार्टी है, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो ये बोलेंगे, हमेशा ही बोलेंगे कि ये दोनों तो भाई एक दूसरे के सगे हैं कहीं ना कहीं। तो जो डील हुई होगी वहां पे दोनों लोग इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर कोई डील करते हैं तो मतलब कोई प्राइस की बात कर लो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर लो, वहां पे आपका बायसनेस निकल के आता है जब आप अपने किसी रिलेटिव, किसी नॉन के साथ काम करते हैं। ठीक है सर। तो कहने का मतलब है थर्ड पार्टी को ये दिख रहा है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे आपस में दोनों भाई मुकेश अंबानी एज वेल एज अनिल अंबानी, दोनों का लड़ाई है, दोनों को पता है कि हमारी एक दूसरे से नहीं बनती और हम लोग फेयर डील कर रहे हैं। लेकिन बाहर वाली पार्टी को यही दिख रहा है बिकॉज ये भाई है इसलिए ये वाली ये डील कर रहे हैं या ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब मिस्टर वाई ने, जो भाई है मिस्टर एक्स के, उन्होंने ऑडिट किया, तो थर्ड पार्टी को, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जांपल लिया हमने, थर्ड पार्टी को यही दिख रहा है कि वो दोनों भाई है, इसलिए मिस्टर वाई यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं रहे होंगे जब ऑडिट किया होगा। दैट मींस उन जो इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस है, इसका मतलब क्या है सर? जो इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, यहां पर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया। आप इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड हैं, मिस्टर वाई बोल रहे हैं कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हैं माइंड से, लेकिन अपीयरेंस से आप नहीं हैं। ठीक है सर। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि क्या इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होता है और क्या इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस होता है। अब इसका क्या है सर, थोड़ा लैंग्वेज ऐसा है कि जो याद करना बहुत मुश्किल है, हार्ड लैंग्वेज है। ठीक है। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी अंदर का पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। क्या सर जो आपने बोला है वही है वही, लेकिन जो वर्ड्स देखना, कितने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए हैं, थ्योरी कितना हार्डकोर है।
जो आपको याद करना पड़ेगा। 4 नंबर में एग्जाम में आपका आ चुका है पहले भी, इंडिपेंडेंस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो क्या आप ये लिख के आओगे, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस डन? नहीं सर, आपको इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस इन माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जो एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज याद करेंगे, और ये लैंग्वेज आप देखना, आप होममेड लैंग्वेज लिखकर नहीं आ सकते। आप मेरे को बता देना कि आप क्या ये अपने आप लैंग्वेज बना सकते हो क्या, जो लिखा हुआ है? क्या आप जो लैंग्वेज बनाओगे उसका सेम मीनिंग निकलेगा जो यहां पे लिखा हुआ है? कभी नहीं निकलेगा। तो आपको थोड़ा लैंग्वेज याद करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ आप पढ़ लो इसको, आपको याद हो जाएगा। ठीक है सर? तो सर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड हमने क्या पढ़ा, आप देखना, द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट, कि माइंड का ऐसा स्टेट, माइंड की ऐसी पोजीशन जो परमिट करता है, जो अलाउ करता है। द प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब सर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना, प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन, एक ओपिनियन हम लोग जो देंगे, मतलब सर माइंड का एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा कंडीशन माइंड का, ऐसी सिचुएशन माइंड की जो ये अलाउ करे कि हम लोग एक्सप्रेस करें एक ओपिनियन। हम मतलब ऑडिटर, मैं अलाउ कर रहा है मेरे को, मेरा ऐसा माइंड फ्रेम है जो अलाउ कर रहा है मेरे को एक ऐसा ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, जो ओपिनियन कैसा है, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस। क्या सर, एक बार आप इसको हाईलाइट भी कर देता हूं मैं, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, कि मेरे माइंड का स्टेट ऐसा है जो मेरे को अलाउ कर रहा है कि मैं एक ऐसा ओपिनियन दूं जो बिना किसी इन्फ्लुएंस के है। कैसा ओपिनियन? ऐसा ओपिनियन जो बिना किसी इन्फ्लुएंस के है। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर पढ़ा होगा फाउंडेशन में, तो वहां पे वर्ड आता है कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि आप जो काम कर रहे हो वो किसी के विशेस के, किसी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, उसके सबऑर्डिनेट होकर के नहीं कर रहे हो। दैट मींस आप उससे इन्फ्लुएंस हुए बिना वो काम कर रहे हो, वो चीज कह रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो। वो वैसा स्टेट ऑफ माइंड अगर आपका है तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। एंड उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, अलाउइंग एन इंडिविजुअल, मतलब अलाउइंग मी टू एक्ट, कैसे एक्ट करना, इंटीग्रिटी से, ऑब्जेक्टिविटी से एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से। 3 चीजें। सर मेरे माइंड का, फिर से मैं समझा रहा हूं, मेरे माइंड का स्टेट, मेरे माइंड का कंडीशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है जो मेरे को अलाउ कर रही है कि मैं एक ऐसा ओपिनियन दूं जो किसी के इन्फ्लुएंस के बिना हो, जिसका किसी के ऊपर, जो मेरे माइंड के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि मैं कैसे काम कर सकूं विद इंटीग्रिटी, विद ऑब्जेक्टिविटी एंड विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो उसको हम बोलते हैं, वैसे माइंड फ्रेम को हम बोलते हैं, वैसे ओपिनियन को हम बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड से दिया गया है वो ओपिनियन, या जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट है माइंड से इंडिपेंडेंट है। एक बार फिर से बोलेंगे, द स्टेट ऑफ माइंड जो अलाउ करे, दैट परमिट्स द प्रोविजन, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय influences, without being affected by influences, allowing me, मुझे अलाउ करे कि मैं एक्ट कर पाऊं, टू एक्ट विद 3 चीजें सर, IOP, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, IOP, या आप इसको बोल सकते हो सर IPO, मतलब मेरा माइंड फ्रेम ऐसा हो, कैसा हो, जो मुझे अलाउ करे ऐसा ओपिनियन देने के लिए जिसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि मैं काम कर पाऊं IPO के साथ, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी। सर अभी हमें एक डाउट आ गया है। हाँ बोलो क्या डाउट है सर, ये हमें बता दो पहले, इंटीग्रिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है। ये 3 वर्ड हमें पहले समझा दो, हमें डेफिनेशन समझ में आ गया, हमें मीनिंग समझ में आ गया है। आइए अब हम लोग पहले इन 3 शब्दों को देखते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आप अब स्क्रीन पे देखते रहना, ठीक है। पहला सर इंटीग्रिटी तो सर बहुत आसान है। इंटीग्रिटी का सर मीनिंग होता है ऑनेस्टी। क्या होता है सर? ऑनेस्टी, कि आपने वैसा ही ओपिनियन दिया है जैसा रिक्वायर्ड था एज ऑडिटर।
सर समझा नहीं। मतलब अगर सिचुएशन ऐसी थी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे थे जहां पे क्लीन ओपिनियन देना था तो आपने क्लीन ओपिनियन दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे थे जहां पे आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना था वहां पे आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया। क्लीन को आप बोल सकते हो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सर और ये ओपिनियन क्या होता है, ये हमारी नेक्स्ट जो 5th कॉन्सेप्ट आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी क्लास है आपकी ओपिनियन के ऊपर, कि ओपिनियन क्या होता है, कितने टाइप्स का ओपिनियन होता है ऑडिट ओपिनियन, उसमें कैसे कैसे कौन सी सिचुएशन में कौन सा ओपिनियन ऑडिटर को देना होता है, वो सारी डिस्कशन हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में करेंगे। अभी आप ये समझो, जब ऑडिटर अपनी ईमानदारी रख करके ओपिनियन देता है, उस ईमानदारी को बोलते हैं कि उसने इंटीग्रिटी से काम किया है। किससे काम किया है? इंटीग्रिटी से। ठीक है सर, बहुत आसान है। अब जो मजेदार वर्ड आ रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, वो है सर आपका ऑब्जेक्टिविटी। इसका है ना सर लोगों को है ना मीनिंग नहीं पता होता, इसका लोगों को मीनिंग नहीं पता होता। अगर आप किसी से बोलोगे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, अगर नॉर्मल लेमैन से बोलोगे, बिकॉज आपके लिए भी सीए इंटर पे जो लोग हैं, आईपीसीसी पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑडिट नया है, तो उनको भी ऑब्जेक्टिविटी का मतलब लग रहा होगा सर सब्जेक्टिव मतलब जहां लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव मतलब सर टिक वाले। मुझे भी यही लगता था जब मैंने एग्जाम स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन करना अपना इंटर का या सीए का, जब आप बोल सकते हो सर ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वो नहीं, ऑब्जेक्टिव टिक नहीं। मैं आपको समझाता हूं ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है ओपिनियन देना, गिविंग ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट्स या एविडेंसेस। क्या सर? ओपिनियन देना किसके आधार पर? सर सबूतों के, तथ्यों के आधार पर। गिविंग ओपिनियन बेस्ड ऑन एविडेंसेस या फैक्ट। सर ये ऑडिटर का होना बहुत जरूरी है। ऐसा एग्जांपल मान लो, आप एक क्लाइंट पे जाते हो, क्लाइंट कोई भी कंपनी क्लाइंट है या कोई भी क्लाइंट है, ठीक है, आप जैसे जाते हो ना, क्लाइंट एंटर जब आप करते हो प्रीमाइसेस में, क्लाइंट आपको सर गुड मॉर्निंग आइए, आपको प्रॉपर कैबिन दे रहा है काम करने के लिए, क्लाइंट आपके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग के स्नैक्स सब मंगवा के दे रहा है, ठीक है, क्लाइंट आपका मतलब इतना आपको 5 टाइम सर चाय कॉफी के लिए पूछ रहा है, क्लाइंट आपकी इतनी आवभगत कर रहा है, आप बोल रहे हो यार क्लाइंट है, क्या बात है यार, इतना तो मेरे को घर पे भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ऐसा तो ये तो क्लाइंट मेरे को ट्रीटमेंट दे रहा है यार, इसने कोई गड़बड़ नहीं की होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू होंगी, ये इतना अच्छा इंसान है क्लाइंट तो। अरे क्लाइंट की हॉस्पिटैलिटी के बेस पे तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो, बना रहे हो, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं सर। अरे वो अलग चीज है, तुम जो ऑडिट करने आए हो वहां पे जो तुम ओपिनियन दोगे वो तुम्हारा एविडेंस, एक वर्ड यूज होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसके बेस पे दोगे। दैट मींस तुम ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करोगे एज ऑडिटर, ना कि सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या हुई? क्लाइंट ने अगर अच्छा ट्रीटमेंट दिया तो ऑडिट ओपिनियन क्लीन, क्लाइंट ने अगर बेकार बिहेवियर किया तो ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाइड। ऐसा करोगे क्या? नहीं सर। तो ऑब्जेक्टिविटी वर्ड का मतलब होता है कि ओपिनियन देना बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन एविडेंस। एंड सब्जेक्टिविटी, इसका जो अपोजिट वर्ड है सब्जेक्टिविटी, उसका मतलब है मेरे मन से जो ऐसा मेरे को लग रहा है वैसा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई डिबेट का इशू, अगर आप कोई डिबेट ले लेते हैं, जो भी डिबेट के टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़के बोलते हैं कि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इंडिया में जो लड़के जो मतलब बॉयज का जो या मेंस का जो रेशो है, लिटरेसी रेशो, वो बहुत ज्यादा है, वो बोलते हैं, लड़कियां बोलते हैं, नहीं लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। मतलब एक इंसान बोल रहा है कि लड़के ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, एक इंसान बोलता है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, वो डिबेट कर रहे हैं, उन दोनों के पास कोई फैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वो जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि लड़के ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और एक इंसान जो अपना ओपिनियन दे रहा है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, वो दोनों ही अपना ओपिनियन सब्जेक्टिव होकर के दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं, जो ऐसा उनको लग रहा है, जैसा उन्होंने सुना है। अगर वो ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करें, मतलब अगर वो इंडिया की पॉपुलेशन निकाले, उसमें से बॉयज की, मेंस की पॉपुलेशन निकाले, ठीक है, मेल की पॉपुलेशन निकाले, और दूसरी साइड गर्ल्स की, वुमेन की पॉपुलेशन निकाले, फीमेल की, और जो पढ़े लिखे हैं उनकी पॉपुलेशन निकाले, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करे, और जो परसेंटेज है उसके बेस पे अगर वो डिबेट कर रहे हैं, दैट मींस उनके पास फैक्ट है जिसके बेस पे वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव है। क्या बोलेंगे? कि उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो किया है। एक और एग्जांपल ले लो, अगर मैं आपसे पूछता हूं अभी टाइम क्या हुआ है, आप बोलेंगे सर अभी तो सुबह के 8 बजे हैं, तो दैट मींस आपने एक फैक्ट, आपने घड़ी का टाइम देख करके बोला ना, अपने मन से तो नहीं बोला सर मेरे मन से ना अभी तो रात के 11 बजे हैं।
अगर मैं बोलूं सर आपका मूड कैसा है, तो आप बोलेंगे सर मेरा मूड है ना अच्छा नहीं है, मेरा मूड सर बहुत ही अच्छा है। तो वो क्या है, सब्जेक्टिविटी आप वहां फॉलो कर रहे हो। और जहां आप किसी फैक्ट के, किसी आपका कोई बेस लेकर के आप ओपिनियन दे रहे हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑडिट में ऑडिटर जो ओपिनियन देता है वो फैक्ट के बेस पे, एविडेंस के बेस के ऊपर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस के बेस के ऊपर अपना ओपिनियन देता है। तो वो ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसने क्या किया है सर, ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज हो गई उसकी ऑब्जेक्टिविटी, जबकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। सर तीसरी चीज और बता दो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग अगेन, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है सर, इसके ऊपर अलग से सर शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या है सर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये क्या है सर, इसको हम बोल सकते हैं जो शक्की, जेम्स बॉन्ड शक्की, जासूसी जैसे करते हैं, तो आपका माइंड कैसा होता है, शक्की, हर चीज को ऐसे देखते हो, छानबीन करना। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है सर कि आपको, आपका माइंड कैसा हो, सस्पिशियस हो, लेकिन आप ये सस्पिशियस वर्ड तो नहीं लिखोगे ना। तो इसके लिए आपके ऑडिट में दो बहुत ही बढ़िया वर्ड दिए हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं सर क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड। क्या सर, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड। सर ये मतलब होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, कि आपको अपना माइंड, जब आप ऑडिट कर रहे हो एज ऑडिटर, तो आपको अपने माइंड को क्वेश्चनिंग रखना है, कि क्वेश्चन आपको पूछने हैं, और अलर्ट रखना है 24/7। कैसे सर, एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, आप ऑडिट करने गए, आपने बोला कि आपने उनकी सेल्स चेक की, उनकी सेल्स पिछली बार 100 मतलब मान लो कि 100 करोड़ रुपीस की थी। कितनी थी सर सेल्स, कितनी थी पिछली बार, 100 करोड़ रुपीस की थी। इस बार जब आप ऑडिट करने गए हो, पिछली बार आपने ऑडिट किया है, इस बार जब आप ऑडिट करने गए हो, तो उनकी सेल्स बढ़ करके 150 करोड़ हो गई। आप बोल रहे हो 1.5 गुना कैसे बढ़ गया, मार्केट तो थोड़ी डाउन जा रही है, आपकी सेल 150 करोड़ हो गई, ऐसा कैसे। तो आपने उनके बुलाया, सीएफओ साहब को बुलाया कि सर ये कैसे हुआ ऐसे कि 50 करोड़ की सेल बढ़ कैसे गई। तो वो सीएफओ साहब बोलते हैं इस बार ना हमारे एम्प्लॉयज को हमने ना लगा करके मोटिवेशन दिखाए, हमने लगा करके संदीप महेश्वरी सर के मोटिवेशन लेक्चर दिखाए, हमने उनको भर भर के मोटिवेट किया, उनको मोटिवेशन बुक पढ़ाई, मोटिवेशन स्पीच पॉडकास्ट सुनाए उनको, तब जा करके उनके अंदर वो जुनून जागा है, और उन्होंने पूरा काम ऐसे किया है कि सेल बस 1.5 गुना हो जाए। सर क्या आप ये वाली बात तो विश्वास कर लोगे क्या सीएफओ की, कि हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो मोटिवेशन। अरे आप उनको बोलो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो सीएफओ साहब, आप हमें फैक्ट दो, मतलब आप हमें एविडेंस दो, आप हमें प्रूफ करो कि 1.5 गुना कैसे हुई, क्या रीजन थे, क्या ये जो रीजन दे रहा है सीएफओ ठीक है क्या, नहीं सर। तो आप क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं ये रीजन कतई ठीक नहीं है, अब हमें वैलिड रीजन दो। तो सर जब हमने डीप एनालाइज किया, जब हमने इंक्वायरी की फर्दर और देखा, इंस्पेक्शन किया फर्दर, तो हमने देखा कि सेल बढ़ने के दोस्त उनके 3 रीजन थे। क्या थे सर, 3 मेजर रीजन थे। पहला रीजन, उन्होंने सर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में जिसका सेलिंग प्राइस बहुत कम था, तो सर उनकी सेल बढ़ गई। सेकंड चीज, सर उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स थे, ऑलरेडी मार्केट में जो उनके प्रोडक्ट्स थे, उनका सेलिंग प्राइस ही कम कर दिया सर, सॉरी सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया सर। सेलिंग प्राइस बढ़ने से क्या हुआ सर, उनकी सेल्स का टोटल है जो बढ़ गया। तीसरी चीज सर उन्होंने क्या किया, आपको पता है ना जीएसटी, आप मेरे को बताओ तीसरी चीज यहां से निकलेगी जीएसटी। अगर आप कोई सेल करते हो जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल है, तो एंट्री क्या होती है सर, एंट्री होती है पार्टी अकाउंट डेबिट, जो भी मतलब कस्टमर है या पार्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स टू जीएसटी पेबल, टू जीएसटी पेबल अकाउंट। मान लो 100 रुपए की सेल की थी और 10 रुपए जीएसटी था, तो सर यही एंट्री होगी ना जीएसटी की, यही एंट्री होगी ना। लेकिन उनका जो अकाउंटेंट है, जो महारथी है अकाउंट्स का उनका, उसने क्या किया, ये सर जो 10 रुपए ना, इसको यहां ना दिखा करके इसने इसको इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। मतलब सेल कितनी दिखा दी, 110 रुपए, 110 रुपए दिखा दी। तो ऑब्वियसली जो टोटल सेल्स है वो बढ़ गई। तो जब हमने देखा अंदर कि ऐसा हो रखा है, तो हमने बुलाया सीएफओ को फिर से, सर एक बार इधर आना, सर ये इस वजह से आपकी सेल्स बढ़ी है, तो ये हमने आपसे पूछा था।
तो जब आप अपना माइंड क्वेश्चनिंग माइंड रखते हो तभी आपको ये सारे फैक्ट, ये सारे एविडेंसेस, ये सारी चीजें एनालिसिस समझ में आता है। अगर उनकी बातें जैसा वो बोल रहे हैं आप मान लोगे तो आप ऑडिट करने के लायक, आप ऑडिटर बनने के लायक ही नहीं हो। जैसा जैसा वो बोल रहे हैं वैसा वैसा आप मानते जा रहे हो, दैट मींस आपके अंदर ऑडिटर बनने की क्वालिटी नहीं है। ऑडिटर बनने की क्वालिटी आपके अंदर तब आएगी जब आपका माइंड क्या होगा, शक्की होगा, हमेशा सस्पिशियस कि यार ऐसा हुआ, ऐसा क्यों, इसका क्या एविडेंस है, इसका क्या प्रूफ है, वैसा आपको माइंड रखना पड़ता है। उस माइंड को बोलते हैं कि उस जो माइंड आप रख रहे हो उस बिहेवियर को बोलेंगे कि आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज किया है। सर अलर्ट का मतलब, अलर्ट का एक एग्जांपल दे दो। अलर्ट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक कंपनी के ऑडिट पे गए हैं, ठीक है, आप कंपनी के सर परचेज चेक कर रहे हो। क्या चेक कर रहे हो सर? परचेजेस चेक कर रहे हो, ठीक है। आपने उनके अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट हमें है ना, तू परचेज के एक काम कर, सैंपल, आपने 100 सैंपल्स मंगवा लिए, 100 सैंपल इनवॉइसेस मंगवा लिए। टोटल तो मान लो बहुत ज्यादा हैं इनवॉइसेस, मान लो 1000 इनवॉइसेस हैं। आप लोग सैंपलिंग बेस पे ऑडिट करते हो, तो आपने बोला हे अकाउंटेंट हमें तू इस पूरा परचेज का जो रजिस्टर है उसके 100 सैंपल्स आपने निकाल के दे दिया। आपने बोला 100 सैंपल हमें लाके दे दो, इनवॉइस लाके दे दो। आज आपने बोला मतलब आपने मान लो मंडे को बोला, वो सैंपल्स लेकर के आया आपके पास सर वेडनेसडे को आता है और आपको बोलता है सर हमें ना 96 सैंपल्स वो देता है आपको, 96 सैंपल वो देता है, इनवॉइसेस आपको दे देता है कि ये लो सर चेक कर लो। अब सर यहां पे दो सिचुएशंस है। अब यहां पे क्या है सर, दो टाइप के ऑडिटर का माइंड फ्रेम मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली, जैसे मैंने भी काम किया है स्टार्टिंग में जब हम लोग ऑडिट करना सीख रहे थे ट्रेनिंग में। सर एक ऑडिटर बोलता है कि सर ठीक है ना, क्लाइंट बोलता है सर 4 इनवॉइस छोड़ो, आप 96 चेक कर लो। बहुत है सर 96 चेक कर लोगे, 4 सर मिल नहीं रहे हैं। ऑडिटर, एक ऑडिटर बोलता है कि ठीक है सर 96 आपने दे दी ना, बहुत है ऑडिटर, क्या 96 ठीक होंगे तो सारे ठीक ही होंगे, छोड़ो। दूसरा एक ऑडिटर गया, ये जिसने बोला है ना कि 96 चेक कर लिए, ठीक है जाने दो, ये भाई साहब ऑडिटर बनने के लायक नहीं है कभी दुनिया में, इसको ऑडिट करना कभी नहीं आ सकता, कितना भी पढ़ ले कितना भी समझ ले। एक सर ऑडिटर है, वो बोल रहा है अरे जो 4 इनवॉइसेस आप नहीं लाए हो ना, हमें वो ही जो चेक करने थे, हमने जो सैंपल दिए ना, मेरे को ये 96 ले जाओ, आप जला दो, हमें मतलब नहीं है, जो 4 आप नहीं लाए हो ना मेरे को वो चेक करने हैं, हमें नहीं पता। अरे आप खुद समझो ना, ये जो अकाउंटेंट जो लेकर के आया है, पहली बात तो आपने इसको 2 दिन पहले बोला था कि हमें चेक करवा दे, 2 दिन में ये इनवॉइसेस लेकर के आया 100। ऑब्वियसली 96 जो मैच कर गए वो ले आया, जो 4 मैच नहीं कर रहे, जिनमें कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, जिसमें मिसस्टेटमेंट्स है, वो लेकर के नहीं आया। आप दूसरा ऑडिटर क्या बोल रहा है, हम तो ये 4 चेक करने के लिए ही तो हमने सैंपल दिया था, 96 तो हमें ठीक है, 96 हम चेक कर लेंगे, आर्टिकल को दे दी कि चेक कर ले भाई, हमें 4 चाहिए। तो ये ऑडिटर बनेगा। इसका मतलब क्या, आपने अपना माइंड अलर्ट रखा है, आपने अपना माइंड क्या रखा है, क्वेश्चनिंग माइंड रखा है। तभी आपको ऑडिट में मिसस्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तभी आप अपना जो काम करोगे आप ये बोल सकते हो कि हमारे काम करने के बाद कोई भी ऐसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं रह गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिससे यूजर्स के जो डिसीजन है वो इंपैक्ट हो, या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू ना दिखा रहे हो। ऐसे कोई भी एरर्स नहीं रह गए हैं, ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं रह गया है। अगर आप काम करोगे ऐसे भोंदू बन करके तो आपकी भी लगेगी जाकर के, फ्यूचर में हो सकता है क्लाइंट में कोई ऐसा फ्रॉड या एरर निकल आए जो आपको चेक करना चाहिए था प्राइमा फेसी, बट आपने नहीं किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चेक करना, आपने नहीं किया बिकॉज आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई वहां नहीं किया। ठीक है सर, तो आप भी वहां पे गिल्टी हो गए। तो इसलिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करना बहुत जरूरी है। अरे एक और आप अपने खुद का एग्जांपल ले लो, अपने खुद का एग्जांपल ले लो। आप इतने होशियार लोग हो यार, आप स्कूल गए हो ना सब लोग, हाँ सर स्कूल जाते थे जब पेरेंट्स क्या बोलते थे, बेटा अच्छे मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लेके आते थे। मान लो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं 90 मार्क्स अगर लेकर के आया हूं तो मम्मी बोलती थी या पापा बोलते थे ये 10 मार्क्स कहां कट गए, अरे 90 जो आए हैं उसमें खुशी नहीं है, ये 10 नंबर कहां कटे हैं। मतलब वो लोग भी बचपन से हमें सिखा रहे हैं कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो एज ऑडिटर वो ऑडिटर बोल रहा है ये 4 सैंपल चाहिए मेरे को, 96 का मेरे को क्या करना है। तो जैसे पेरेंट्स बोलते थे कि 90 मार्क्स का हमें क्या करना है, 10 नंबर क्यों कटे। तो दोस्त प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यही है, अलर्ट एंड क्वेश्चनिंग माइंड, कि आपको हर सिचुएशन में जब आप ऑडिट कर रहे हो आपको अपने माइंड को, अपने बिहेवियर को, अपने काम को उसी के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो ये 3 वर्ड का मैंने आपको मतलब समझाया, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगेन इंटीग्रिटी मतलब सर ऑनेस्टी, क्या है सर, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑडिटर सच्चा है, सच्चाई की मूर्त है ऑडिटर, राम भगवान का अवतार है ऑडिटर। सेकंड सर ऑब्जेक्टिविटी, कि अपना ओपिनियन किसी फैक्ट एविडेंस के बेस पे देना। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं, अपने मन से, अपनी इच्छा, अपने मूड के हिसाब से नहीं देना। सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड रखना, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड रखना।
डन सर। तो सर अब आपको ये चीज समझ में आएगी, ये जो 3 वर्ड थे यहां पे कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ कि मेरे स्टेट, मेरा माइंड का स्टेट ऐसा है, कंडीशन ऐसा है जो मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं ऐसा ओपिनियन दूं जो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि मैं इंटीग्रिटी, ऑनेस्टली, ओपिनियन के बेस पे, मतलब फैक्ट के बेस पे और क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड से काम कर पाऊं। क्या कर पाऊं? क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड से काम कर पाऊं। ठीक है, इसका सर इन तीनों वर्ड का यहां पे यूज जो हुआ, क्या मतलब, क्यों ऐसा? अरे एक चीज बताओ, कोई एक फॉलोअर है, कोई मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कोई किसी मूवी स्टार को फॉलो करता है, ठीक है, कोई मान लो शाहरुख खान को फॉलो कर रहा है, अंध भक्त है शाहरुख खान का, उसकी एक्टिंग का, मूवीज का, ठीक है। अगर उसकी कोई मूवी फ्लॉप भी होती है और डिस्कशन होती है तो भी बोलेगा नहीं यार शाहरुख खान ने तो एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, वो मूवी ही बाकी लोगों ने बेकार किया था। तो एक चीज बताओ ना, वो इंडिपेंडेंटली वो अपना ओपिनियन दे रहा है क्या? क्या वहां पे वो इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं सर, क्योंकि जो अंधभक्त है, जो फॉलोवर है, जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, वो ना इंटीग्रिटी है उनके अंदर, ना ऑब्जेक्टिविटी है, ना ही वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज कर रहे हैं जब वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन जिसका माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड इंडिपेंडेंट होगा, वो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तीनों को यूज करेगा सर। अदरवाइज तीनों या तीनों में से कोई एक कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज कॉम्प्रोमाइज हो गई, दैट मींस आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है सर, तो ये था आपका इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। अब सर इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, कि सामने वाले को, थर्ड पार्टी को कैसे लगेगा हम इंडिपेंडेंट है? मैंने आपको समझाया ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या लगा कि ये तो मिस्टर वाई तो मिस्टर एक्स के भाई हैं, सीए हैं, भाई हैं, तो इन्होंने जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली होगी, इनकम टैक्स की कुछ नॉन कंप्लायंस मिली होंगी, रिपोर्ट ही नहीं की होंगी क्योंकि भाई है। चाहे इंटरनली कितना भी लड़ाई हो, भाई चाहे माइंड से कितना भी इंडिपेंडेंट होकर के ऑडिट किया हो, लेकिन बाहर वाली पार्टी को तो ये लग रहा है कि इन्होंने नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट ही नहीं किया होगा एज ऑडिटर। तो सर इसको अब कैसे डिफाइन किया है, आप वो देखो कि ऐसे सरकमस्टांसेस को अवॉइड करना, ऐसे फैक्ट, मैं इसको क्लीन कर देता हूं यहां से ताकि हम लोग नीचे वाले को देख लें। सर अवॉइडेंस कि कुछ फैक्ट एंड ऐसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करना, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, सच फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो सिग्निफिकेंट है, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो एक थर्ड पार्टी को ये एज्यूम करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, क्या एक थर्ड पार्टी को ये कंक्लूड या रीजनेबली कंक्लूड या एज्यूम करने के लिए अलाउ कर रहे हैं कि जो ऑडिटर है ना, जो ऑडिट कर रहा है, उसकी तीनों चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। उसकी क्या हो गई? तीनों चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। क्या सर? इंटीग्रिटी, वही ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपने ऐसे सर्कमस्टांसेस को या ऐसे फैक्ट को अवॉइड करना है एज ऑडिटर, जिन फैक्ट या सर्कमस्टांसेस को देख करके थर्ड पार्टी ऐसा कंक्लूड कर रही है कि उस ऑडिटर की इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई जो थे यहां पर, उनको अपने भाई का, इनका जो ऑडिट था, ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ऑडिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कितना भी फ्रेम ऑफ माइंड, उनका स्टेट ऑफ माइंड कितना भी इंडिपेंडेंट हो, थर्ड पार्टी को हमेशा ऐसे ही लगेगा देख करके कि उनकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो गई है, बिकॉज वो भाई हैं तो उन्होंने अपना ऑडिट नहीं किया होगा ढंग से। तो इसको फिर से एक बार सुन लो, याद करवा रहा हूं आपको साथ साथ में। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब है ऐसे फैक्ट, ऐसे सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करना, मतलब अपने रिलेटिव का, अपने भाई का ऑडिट नहीं करना है, हमें उनको अवॉइड कर रहे हैं, हमें नहीं करना है, ताकि कौन से सर्कमस्टांस, कौन से फैक्ट? ऐसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांस जिनको देख करके थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा हो, तीसरी पार्टी जो है, थर्ड पर्सन, उसको देखकर ऐसा लग रहा हो, वो ऐसा कंक्लूड कर रहा हो कि एज अ ऑडिटर आपकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो गई है। यही लिखा हुआ है, अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर so significant that a third party would reasonably conclude an auditor's integrity, objectivity or professional skepticism had been compromised। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो आप इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस हैं। अगर आपने वो सर्कमस्टांसेस, वो फैक्ट अवॉइड कर दिए हैं, दैट मींस यू आर इंडिपेंडेंस इन माइंड ऑल्सो। तो दोनों चीजें जब हो जाए, सॉरी, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस ऑल्सो, जब दोनों चीजें ऐसी हो जाएंगी तब बोलेंगे कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। देखो पढ़ाते हुए तो, बोलते हुए, समझाते हुए मैंने कितनी बार प्रेपोजिशन गलत यूज कर दी, इंडिपेंडेंस इन माइंड बोल दिया, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, ऑफ अपीयरेंस बोल दिया। आपको यह ध्यान रखना है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस है। ठीक है, और ये जो नोट दिया है, जो लास्ट लाइन दी है, इन केस एमसीक्यू आ सकता है, बट मतलब इतना टुच्चा सा, इतना प्यारा सा छोटा सा एमसीक्यू आएगा नहीं, इजी। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट, फैक्ट मतलब खाली आपके माइंड पे नहीं होना चाहिए, बट ऑल्सो अपीयर टू एग्जिस्ट, कि सामने वाले को लगना भी चाहिए, रीजनेबल पर्सन को, कि आप इंडिपेंडेंट है।
मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको समझाया। तो ये आपका है सर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एज वेल एज अपीयरेंस, या आप बोल सकते हो इसको पर्सनल कैरेक्टर। ठीक है, तो सर क्या करें, इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर दें? हाँ सर, अभी के लिए आप समझो इस वीडियो का हम पार्ट 2 डाल देंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूं ज्यादा लंबा ना हो, ताकि आपको इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस समझ में आए। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एज वेल एज उसके सेफगार्ड्स क्या है और इंडिपेंडेंस कहां का रेफर किया गया है वो हम कवर कर लेंगे। डन दोस्त, तो इतने से वीडियो को, छोटे से वीडियो को आप लोग प्लीज देखें, सुने, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियो को। डन, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड जय श्री राधे।